Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10, अपूर्व अनुभव. कौन सा? अपूर्व अनुभव. सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया. इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था. इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के. उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने को न्योता दिया. तोमोए में हर के बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था. तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुन बुत्सु जानने वाली सड़क के पास था. बड़ा सा पेड़ था. उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन में कोई 6 फुट की ऊंचाई की एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था. बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह. तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती. वहां से वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी. यह जो पाठ है इसमें जो तोतो चान है एक जापानी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है. इसमें जापान में एक लड़का था यासुकी चान और एक लड़की रहती तोतो चान. ठीक है, तो वहाँ अपने अपने पेड़ों का जो चुनाव करते थे और उन पर चढ़कर खेलते थे. ये बच्चे अपने पेड़े को अपनी क्या करते, खुद की संपत्ति समझते थे. और किसी दूसरे के जो पेड़ पर चढ़ना है तो उसी पूरी शिष्टता के साथ पहले क्या करता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी. उन्हें बोलना पड़ता था कि माफ़ कर दीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं. जैसे हम परमिशन लेते हैं वैसे वो परमिशन लेते थे. उनसे पूछना पड़ता था. ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये देखो एक बता रहे ना कि यहाँ पर एक पेड़ बनाया उन्होंने और यहाँ पर तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुन बुत्सु जानने वाली सड़क के पास था. तो यहाँ पर तोतो चान ने अपना यहाँ पेड़ बनाया हुआ था. ये बहुत बड़ा पेड़ था और उसके जो पेड़ पर जब वो चढ़ते थे तो उसके पैर है फिसल फिसल कर जाते थे और ठीक जमीन से नीचे 6 फुट की ऊंचाई पर 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था. और उसकी बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी. तोतो चान अक्सर वहां पर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी वहां पर. ठीक है, बच्चे अपने अपने पेड़ की निजी संपत्ति, जैसे मैंने बताया अभी कि जो अपने अपने पेड़ों क्या मानते थे, खुद की संपत्ति मानते थे. किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो पूरी शिष्टता के साथ वो परमिशन लेते थे. वो कहते थे कि माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं. पूछना पड़ता था. यासुकी चान को क्या था, पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था. अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया. किसने किया? तोतो चान ने. पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते. घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है. यासुकी चान का घर कहाँ है? डेनेन चोफू में है. तो वहां पर जा रही है. चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका. वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही. रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया. जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया. मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया. जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था. तोतो चान है जब स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था. यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला. गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था. यासुकी चान से कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था. कितना बड़ा था यासुकी चान से? 1 ही वर्ष बड़ा था. और तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था. जैसे ही यासुकी चान को तोतो चान को दिखा, यासुकी चान ने तोतो चान को देखा. वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा. उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों पैर और फैले हुए थे. तोतो चान उत्तेजित था. वह दोनों आज ऐसा करने वाले थे, कुछ ऐसा करने जिससे भेद किसी को भी पता न था. वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी. यासुकी चान भी हंसने लगा. क्या था, क्या करने वाले थे कि वो उसको पेड़ पर चढ़ाने वाली थी. वो ये बात है, ये किसी ने नहीं बताई, क्योंकि उसको क्या था, पोलियो था यासुकी चान को. और वो चल तो सकता ही नहीं था, लेकिन उसको वो क्या बोल रही थी, तो चान बोल रही थी कि पेड़ पर चढ़ना है आपको. ओके, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई. उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी. जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई.
उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने क्या किया कि चौकीदार के छप्पर के से वहां पर सीढ़ी ले आई और उसके सहारे पे उसने क्या किया, द्विशाखा तक पहुंचा जा सके। और फिर उसने क्या कहा कि ऊपर आ जाओ, अब सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्के आने लगी, यानी धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, क्योंकि वो क्या कर रही थी, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि उसे सीढ़ी पर नहीं चढ़ा गया। इससे क्या हुआ, तोतो चान वह थोड़ी हताश हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि वो ये काम कर लेगी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी कि मन से उसकी इच्छा थी कि वह पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह से चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रखना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले तो अपनी शक्ति के हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, ठीक है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उस पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोनों की क्या इच्छा थी, पसीना आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन उन दोनों को क्या था कि उसे पेड़ पर चढ़ना ही है। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धकेलने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर तक पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ की ओर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की लाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि रोने से यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने इतनी कोशिशें की, लेकिन यासुकी चान है अभी भी वो क्या किया, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन उससे क्या हुआ, यासुकी चान है उसका चेहरा भी उदास हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, जो तोतो चान है वो रोई नहीं। उसे ये लगा मैं रोऊंगी तो यासुकी चान भी रोने लगेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से ही पिचकी और अटकी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरों पर हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से सिर झुका कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।
देखो उसने कितनी मेहनत करके यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुला ही लिया। पूरी मेहनत लगाई ना उसने। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। अब कुछ झिझकता हुआ, कुछ वह मुस्कुराता हुआ। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहते कि अब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो समझ न पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देखने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। उसने क्या, उन्हें ये भी नहीं पता था कि टेलीविजन क्या होता है और टेलीविजन में किस तरह से पिक्चर्स वगैरह आती है, किस तरह से चलता है। तो उनको नहीं पता था। जब उसने बताया कि टेलीविजन है हमारे वहाँ पर आया हुआ है, तो उसने कहा यहाँ पर भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे? सुमो पहलवान देखेंगे। लेकिन वो तो बड़े होते हैं और जो टेलीविजन है वो एक डिब्बे की तरह होता है, तो वो उसमें कैसे आ पाएगा? ठीक है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये किसने लिखा है? तेत्सुको कुरियानागी। ठीक है। ये किस भाषा में था? जापानी भाषा में था। अनुवाद किया गया है इसका। अनुवाद किसने किया? पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। किसने किया? पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना और इसे समझने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।